अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अंबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है जॉइंट पेन। पेन में हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को फोकस करेंगे वो है नी जॉइंट पेन। अगर हम देखते हैं सबसे पहले कि जॉइंट पेन कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन है। वैसे तो अब ये हुआ है कि हमारी बिल्कुल भी अच्छी डाइट नहीं होती है। हम कैल्शियम विटामिन डी का इंटेक बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रखते। हमारा बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। हम एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को खुद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते, जैसे कि आप ये कहें कि एक्सरसाइजेज, वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज, जिससे आपका नी जॉइंट्स या बाकी जॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये अब नी जॉइंट बहुत ज़्यादा कॉमनली या जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा कॉमनली यंग एज में भी प्रेजेंट करने लगा है। लेकिन मोस्टली ये जो बीमारी है या ये जो डिज़ीज़ है वो इफ़ेक्ट करती है ओल्ड एज पर्सनस को। इसके कुछ कॉमन रीजंस हैं। वैसे तो जॉइंट पेन बहुत से रीजंस की वजह से हो सकता है, जिसमें बहुत से ऐसे डिजीज़ हैं जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, एसएलई, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें मोस्टली होता क्या है कि हमारे हाथों के जो छोटे जॉइंट्स हैं या पैरों के जो छोटे जॉइंट्स हैं ये इनको ज़्यादा इन्वॉल्व करती हैं। इस चीज़ को अभी हम बिल्कुल भी डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। हम जो बेसिकली डिस्कस करेंगे वो है जॉइंट पेन मोस्टली इन ओल्ड एज। उनके क्या रीज़न्स होते हैं। जो पहला बहुत बड़ा रीज़न है वो ये है कि लैक ऑफ डाइट। हम प्रॉपरली डाइट नहीं लेते, हम अपने आप को प्रॉपरली मिनरलाइजेशन नहीं करवाते हैं, जैसे कैल्शियम विटामिन डी का हमारे डाइट के अंदर प्रॉपर इंटेक नहीं है। उसकी वजह से हम डेफिशिएंट हो जाते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप कर लेते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के एक बहुत बड़ी रीज़न होता है कि लैक ऑफ कैल्शियम विटामिन डी, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होता है, जो कि हमारे जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, हमें पेन रहने लगता है। ये बेसिकली जो ज़्यादा है जॉइंट को इन्वॉल्व करता है वो बैक पेन के साथ पेशेंट ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं। या कहेंगे कि आपके हमें हाथों में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, नी जॉइंट की पेन की कंप्लेन करेंगे। ये ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इन जॉइंट्स की होती है। और उसके अलावा जो दूसरी बड़ी रीज़न है वो है ऑस्टियो आर्थराइटिस। इट्स अ काइंड ऑफ अ डीजेनरेटिव बोन डिजीज़, जैसे कि डीजेनरेशन होना शुरू हो जाती है हमारे बोन्स की। ये मोस्टली ओल्ड एज में प्रेजेंट करता है। ये मोर कॉमन है फीमेल्स के अंदर। ये उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है जिनका वेट ज़्यादा होता है। ये उन लोगों में भी ज़्यादा कॉमन है जो ज़्यादातर अपनी लाइफ में इस तरह का काम करते रहे हैं जिसमें झुक के करने वाला, जिसकी वजह से नी जॉइंट्स पे ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ता है और उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस जो हैं वो एज के साथ डेवलप कर लेते हैं ये लोग। अच्छा, हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि वो दोनों चीज़ें एक साथ डेवलप कर लेते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस दोनों। मतलब यानी कि कैल्शियम विटामिन डी की भी कमी होती है और साथ में डीजेनरेटिव बोन डिजीज़ भी हो जाती है। तो वो दोनों चीज़ों के साथ प्रेजेंट करते हैं और उनको दोनों तरह की शिकायत होती हैं। वो आपको ये कंप्लेन भी करेंगे कि हमारे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, हाथों के जोड़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है, बैक पेन रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है जो हमारी कम्युनिटी के अंदर ज़्यादातर देखा जाता है। अच्छा, अगर हम बेसिकली किसी चीज़ को फोकस करें तो वो ये है कि ऑस्टियो आर्थराइटिस की क्या कंप्लेंट्स होंगी जब वो पेशेंट आपके पास आएगा। स्टार्टिंग के अंदर ये कंप्लेंट्स होती हैं या जिन चीज़ को हम ज़्यादातर नज़रअंदाज भी कर देते हैं और इतना ज़्यादा इसको हम तवज्जो नहीं देते हैं और बाद में जाके ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। वो ये होता है कि पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा ये महसूस होता है कि जब वो सुबह सोकर उठते हैं तो उस टाइम के ऊपर उनको जोड़ों का अकड़ाव महसूस होता है, यानी कि स्टिफनेस फील होती है। तो कहते हैं कि हम जब सुबह उठ के अपने जॉइंट्स को हिलाते हैं तो हमें उसमें तकलीफ़ महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे जॉइंट्स जैम हो चुके हैं। ये सिर्फ परसिस्ट करता है फॉर अबाउट 15 मिनट्स। उसके बाद आप जब थोड़ा सा हिलाते हैं, जॉइंट्स को मूवमेंट कराते हैं, तो ये 15 मिनट के अंदर अंदर नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, शुरू में फिर इस स्टिफनेस के साथ बाद में आहिस्ता आहिस्ता पेन डेवलप होना शुरू हो जाता है और वो पेन इस तरह का होता है कि आपको काम करने के टाइम पे दर्द महसूस होता है। अगर आप रेस्ट कर लेते हैं तो वो दर्द में कमी आ जाती है, उसमें बेहतरी महसूस हो जाती है। तो लेकिन जिस तरह ही ये डिज़ीज़ परसिस्ट करती है और हम इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते, अपने फिजिशियंस के पास नहीं जाते हैं और हम इसको होम ट्रीटमेंट खुद ही अपने हिसाब से कर लेते हैं, तो ये चीज़ बढ़ती है और बहुत ज़्यादा ये आप ये कह लें कि आपको डिसेबिलिटी की तरफ ले जाती है। मतलब आपका उठना बैठना फिर वो इतना पेनफुल हो जाता है कि आप डेली एक्टिविटीज़ भी नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते।
अच्छा, अब इसके अंदर हमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं या जिन चीज़ों का ख़्याल रखना है वो क्या है। अब आप अपने पहले फिजिशियन से कंसर्न करें तो वो आपका एक्सरे भी करवा के देखते हैं। जो एक्सरे में कॉमन चीज़ें आती हैं, अगर तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसके अंदर क्या होगा कि आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाएगी। मतलब आपकी बोन्स जो हैं वो एक्सरे पे वाइट नहीं, ब्लैकिश टाइप की ही ज़्यादा प्रेजेंट कर रही होंगी। ये आपका फिजिशियन आपको बेहतर तरीके से बता सकता है। उसके अलावा जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें, अगर ऑस्टियोपोरोसिस के साथ साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो गया है तो उसके अंदर ये होता है कि जॉइंट स्पेस जो है वो कम हो जाती है। डॉक्टर आपको ज़्यादातर ये बताते हैं कि आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें जगह कम हो गई है, जिसकी वजह से रगड़ लग रही है और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ऑस्टियोफाइट्स वो आपको लेमैन के अंदर ये बताएंगे कि आपके जॉइंट्स के अंदर छोटी छोटी सी चूंटियाँ या छोटी छोटी सी चीज़ें बाहर की तरफ आ गई हैं जो बहुत ज़्यादा आपको पेनफुल हो रहा है और वो आपको पेन करवा रही हैं। ये वो कॉमन चीज़ें हैं जो आपको एक रेडियोग्राफिक चेंजेस मिलेंगी अपने जब आप डिजीज़ डेवलप कर रहे होंगे ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर जो और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है उसके अंदर हम अगर कैल्शियम विटामिन डी लेवल्स करवाएंगे तो ये आपको ऑल्टर्ड मिलेंगे। मतलब आपका विटामिन डी जो है वो कम मिल रहा होगा आपको अपनी बॉडी में। अल्कलीन फॉस्फेटेज लेवल्स जो हम करवा के देखते हैं ये बढ़े हुए मिल रहे होते हैं आपको ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। अब इनमें इम्पॉर्टेंट, अब अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि हमें ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए कि हम ऑस्टियोपोरोसिस को या ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रिवेंट कर सकें, या ऐसा क्या करें कि अगर ये हो ही गया है तो हमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। पहली चीज़ जो हम डिस्कस कर लेते हैं वो हम इसका ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसमें है कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आपको रिप्लेसमेंट लेनी है, और ताकि आपकी जो डिफिशिएंसी डेवलप कर ली है आपने, आप उसको क्योर कर सकें, उसको नॉर्मलाइज कर सकें। उसमें आप CAC नॉर्मली हम यूज़ करते हैं कैल्शियम सप्लीमेंट्स के अंदर, वो लीजिए। और दूध और दही का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करें। अगर आपका विटामिन डी लेवल काफ़ी ज़्यादा कम आ रहा है तो उसको आप रिप्लेस करवा लीजिए। ये हमारे पास एम्प्यूल्स की फॉर्म में आ रहे होते हैं, कैप्सूल्स की फॉर्म में आ रहे होते हैं। तो आप इनका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है, आपका फिजिशियन जो भी सजेस्ट करता है, वंस वीकली इसको मोस्टली लिया जाता है, हफ्ते में 1 मरतबा। तो ये आप इसका ट्रीटमेंट लाजमी लीजिए। आप अपने जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं उनको सबसे पहले क्योर करें, उनको सबसे पहले नॉर्मलाइज करें। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम दोनों चीज़ें एक साथ डेवलप कर रहे होते हैं, तो इसको ज़्यादा करें। अगर ये इसके बावजूद भी आपको रिलीफ नहीं मिलता और बोन पेन या बोन का बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है, या टेंडरनेस है, हाथ लगाने से भी तकलीफ शुरू हो गई है, और कभी कभार इसकी कॉम्प्लिकेशंस में ऐसा होता है कि आपको फ्रैक्चर्स भी होना शुरू हो जाते हैं। मतलब हल्का सा ट्रॉमा हुआ और उसके बाद आप फ्रैक्चर डेवलप कर लेते हैं, तो इसके अंदर फिर एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि बेहतर है कि आप अपने फिजिशियन से भी कंसर्न करें। वो आपको आपका डॉक्टर ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकेगा। अब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। अच्छा, ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। मतलब अगर आपका वेट ज़्यादा है तो यू शुड हैव टू रिड्यूस योर वेट। आप अपने वेट को कम करें। आपको कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जो स्मॉल वेट बेरिंग एक्सरसाइज होती हैं, जो आपके जॉइंट्स को मजबूत करें। आपको एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर बेहतरी स्टार्ट हो जाएगी। मैंने जो आपको अर्ली सिम्टम्स बताए हैं, आप उसी के ऊपर ही अपने डॉक्टर से ज़रूर मिल लें, ताकि आपको शुरू में ही वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस बता दी जाए, आपको शुरू में ही गाइड कर दिया जाए कि आप अपना वेट कम करें, ताकि बाद में आपके लिए ये चीज़ें इश्यूज़ क्रिएट ना करें। क्योंकि जब ये एडवांस डिसीज़ेस हो जाती हैं तो फिर उस टाइम पे जाके एक्सरसाइजेस करना या वेट को रिड्यूस करना ये एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। अगर तो एडवांस लाइफस्टाइल आप को करना है, उसके बाद भी आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप पेन किलर ले सकते हैं। मोस्टली जो हम पेन किलर यूज़ करते हैं वो एनसिड्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। वो आपको आपका फिजिशियन भी रिकमेंड कर देगा कि आपने किस तरह के पेन किलर्स लेने हैं, किस फ्रीक्वेंसी के साथ लेने हैं, उसका इस्तेमाल लाजमी कीजिए। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि वो टॉपिकल पेन किलर इस्तेमाल करना। जिस तरह के जो टॉपिकल एनसाइड्स हमारे पास कुछ जेल्स आती हैं जिसमें टॉपिकली हम उनको अप्लाई करते हैं और वो पेन रिलीव कर देती हैं, इसका इस्तेमाल कीजिए। आप डेली दिन में 3 मरतबा या 2 मरतबा, जिस तरह का आपको
आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप इसको दिन में 3 मरतबा भी कर सकते हैं। आप इसके अंदर मसाज करके इसके बाद आप कुछ भी हॉट पैक या कोल्ड पैक आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फिजिशियन से डिस्कस करके। ये आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देगा। इसके अलावा ये होता है कि अगर आपको इन दोनों चीज़ों के बाद या जो अभी तक मैंने आपके साथ ट्रीटमेंट डिस्कस किया है उसके बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा, तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें इंट्रा आर्टिकुलर स्टीरॉइड्स इंजेक्शन। ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, हमारे पास डिजेनरेटिव इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो ये उसको भी कम कर देगा। इंट्रा आर्टिकुलर इसका भी काफ़ी ज़्यादा क्योर है इसके अंदर। अच्छा, ये चीज़ें तो हो गई जो ट्रीटमेंट हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका ये ट्रीटमेंट है। इसमें हम इससे बच कैसे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास चलें अगर ओल्ड एज में हमने ये चीज़ डेवलप कर ली है तो अब हमारे पास ट्रीटमेंट ही है। हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि यंग एज पे मेरा व्लॉग सुनेंगे या मेरी वीडियो को देखेंगे, तो उनको अभी से ही इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए सोचना चाहिए। आपको डेली बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज को अपनी लाइफ के अंदर ऐड करना चाहिए। वॉक कीजिए, ब्रिस्क वॉक कीजिए। जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाई है ब्रिस्क वॉक के ऊपर, आप उसको ज़रूर देखें कि ब्रिस्क वॉक क्या है, आपको कौन सी वॉक करने से फ़ायदा होगा। ब्रिस्क वॉक कीजिए, स्मॉल वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। अगर आपकी जॉब की नौयत ऐसी है कि आपको ज़्यादातर टाइम आपको बेंडिंग फॉरवर्ड होकर काम करना पड़ता है, आगे की तरफ झुक के काम करना पड़ता है, तो आपकी नीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका बोझ आएगा। तो और ये आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत जल्दी भी डेवलप होगा और बहुत प्रोग्रेसिव भी होगा। अगर ऐसा है तो आप अभी से ही अपने लाइफ को और मॉडिफाई करें, मतलब एक्सरसाइजेस को शामिल करें ताकि आप इसको प्रिवेंट कर सकें। अच्छी ग़िज़ा लीजिए, अच्छा मल्टीविटामिन लीजिए, अच्छे सप्लीमेंट्स लीजिए, जो वो डाइट लें जो विटामिन डी और कैल्शियम रिच होती हैं, उन डाइट्स को लीजिए। दूध का, दही का इस्तेमाल कीजिए, एडिक्वेट सन एक्सपोजर लें। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो करेंगे कि एडिक्वेट सन एक्सपोजर क्या होता है, लेकिन सन एक्सपोजर आप लें ताकि आपका विटामिन डी जो है वो स्किन में बेहतर तरीके से फॉर्म हो सके। और इसके अलावा अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको कम कीजिए। वेट एक बहुत ज़्यादा मसला है, सिर्फ इसके लिए नहीं कि वो आपको जॉइंट पेन करवा देता है, और भी बाकी जितनी कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं लाइक डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हैं, ये सारी डिजीज़ भी आपका वेट ज़्यादा होने की वजह से बहुत जल्दी आपको इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये सब चीज़ें करें, इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अगर आप किसी भी मेडिकेशंस के बारे में कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।